हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एग्ज़ाम आइडिया चैनल पे। जैसा कि हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, ये सब चीज़ों को हमने कवर किया था। और क्या बोला था कि अगले जो पार्ट आएगा सेकंड पार्ट, उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है क्लास 8 का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का नाम है हमारा। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कहाँ से, नेपाल से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, और कोई आपको कंसेप्ट समझ ना आया हो तो मुझे बता दें कमेंट करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अबाउट नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन की। उस टाइम पे क्या था ना, नेपाल के ना आइडल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनके आदर्शों को। जो वहाँ का किंग था ना, मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था उस टाइम। तो लगभग उनका संघर्ष कितने दो आंदोलन था, वो मूवमेंट कर रहे थे 1990 में उन्होंने चलाया। ठीक है, और 2002 तक क्या करा उन्होंने कि जो रूल ऑफ किंग था ना वहाँ पे, तो उसने अपना दबदबा बना चुका था, यानी कि वो अपना पूरा का पूरा रूल करने लग चुका था। वहाँ का किंग का नाम क्या था, किंग ज्ञानेंद्र, है ना, ज्ञानेंद्र वहाँ का किंग का नाम था नेपाल की। ठीक है, अब वहाँ के लोग थे वो ना क्या करते थे, वहाँ के लोग ना उस वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे, जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वहाँ पे। और मोनार्कियल मतलब पता है ना क्या होता है, जहाँ पर राजा का शासन चलता हो। ठीक है, मोनार्की जहाँ पे राजा का शासन चलता हो, जहाँ पे रूल कौन करता हो, राजा। ठीक है, किंग का रूल चलता हो। 2005 में क्या हुआ कि उनको ना एक आंदोलन जब उन्होंने करा तो उनको उम्मीद मिली कि हाँ कुछ हो सकता है। ठीक है, राजा को हटाया जा सकता है। और जो उनका आंदोलन चला 2006 में, उम्मीद वो सच भी हुई, क्या कि उनका शिखर पे पहुंचा। 2005 में क्या होगा, उनके आंदोलन को नई उम्मीद मिली और 2006 में क्या हुआ, उनका आंदोलन सफल रहा। ठीक है, और आते आते जैसे 2008 आया तो वहाँ पे क्या हो गया, मोनार्कियल लिस्ट, यानी कि उन्होंने साइन वगैरह किए, जितने भी डॉक्यूमेंट पे साइन किए। और 2008 में क्या हुआ, जो हमारा नेपाल था वो एक वो राजतंत्र वहाँ का ख़त्म हो गया और लोकतंत्र देश बन गया। क्या, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। बताया था पिछली वीडियो में डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो नेपाल क्या था, यहाँ से शुरू हुआ 1990 से और 2008 तक पूरा एक किस तरह से उसने देश को आज़ादी दिलवाई, वहाँ के लोगों ने संघर्ष किया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे कि जो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बताया गया पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है कि 2015 आते आते, है ना, वहाँ के लोग क्या करते हैं, दे वॉन्ट, क्या करते हैं, वो बोलते हैं ना कि हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन की क्योंकि जो पहला था कॉन्स्टिट्यूशन वो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, वो लोगों को आइडल्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करी। ठीक है, तो उन्होंने 2015 तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना डाला। ठीक है, और देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक बन गया। ठीक है, और यहीं पे क्या चीज़ आती है, ये तो समझ आया आपको नेपाल के बारे में। अब आगे क्या आता है कि मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ओवर द एरिया। किसी एक पॉपुलेशन में हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उसको बोलते हैं मेजॉरिटी, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या है। जैसे हमारा देश ले लीजिए हिंदू, यहाँ पे हिंदू लोग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हाईएस्ट मेजॉरिटी किसकी है, हिंदू लोगों की। ठीक है, माइनॉरिटी यानी लेस, यानी कि जिसकी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हाफ से भी कम, मतलब आधे से भी ज़्यादा, आधे से भी कम जिसकी पॉपुलेशन होती है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, माइनर। और एक टर्म होती है क्या, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर। जैसे बोले कि पॉवर्टी इज़ अ इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूटिव। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा नीडेड है, आवश्यकता होती है जिसकी, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, इतना समझ आया। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा क्या, मेजॉरिटी को और माइनॉरिटी को। सपोज़ क्या होता है ना कि एक क्लासरूम है ना, क्लासरूम में एक मैम बोलती है कि आज सर नहीं आए तुम्हारे और हम पीटी का पीरियड लगाएंगे। होता है ना, गेम्स का पीरियड होता है जिसके अंदर, तो भाई बॉयज़ बोले कि हम क्रिकेट खेलेंगे और गर्ल्स बोली नहीं हम बैडमिंटन खेलेंगे। क्यों, क्योंकि बॉयज़ की संख्या ना उस क्लास में टोटल 40% थे, 40 स्टूडेंट थे। तो जिसमें से कि 25 जो थे वो कौन थे, 25 लोग जो थे वो बॉयज़ थे और 25 जो थे और 15 बचे तो वो गर्ल्स थी। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी, बॉयज़ की, और बात भी उनकी मानी जाएगी। क्योंकि तो यहाँ पे ना एक मिस यूज हो सकता है इस चीज़ का। ठीक है, क्या है कि मेजॉरिटी मतलब कि ये तो नहीं है ना कि जो लोग ज़्यादा हैं उनकी सुनी जाएगी और जो लोग कम हैं उनको नहीं देख के रहे, है ना। तो क्या होगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, उसके अंदर डाला गया है कि कोई लोग या कोई कल्चर का हो, किसी भी जाति का, उसकी पॉपुलेशन कम है तो उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, सबको साथ में लेके चलना है।
ठीक है। तो ऐसी क्लासरूम के अंदर क्या होगा, ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि लड़कियों के साथ भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा कि नहीं उनका गेम नहीं खेलेंगे, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, सबको वही खेलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो उसमें। इसलिए इन चीज़ों को ऐड किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इम्पोर्टेंट की फीचर एलिमेंट, है ना, कि जो हमारे की फीचर क्या है संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर। अब फीचर मतलब क्या होता है, विशेषता, हिंदी में क्या बोलते हैं विशेषता, यानी कि क्या खासियत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या चीज़ें ऐड करी, है ना। जैसे क्या हो गया, राइट टू इक्वालिटी, हमें सारी चीज़ें मिली है, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, हाँ ये सब क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू ये सब। और पार्लियामेंट्री फॉर्म, यहाँ वोट होते हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग पावर होती है, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और क्या हाँ अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, तो इन सबको इसके अंदर ऐड किया गया है और इसी को बोलते हैं फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर क्या है हमारा, फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है, फेडरलिज्म उसे कहते हैं जहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे बोल दे, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके मोहल्ले में क्या होता है कि बिजली चली गई, है ना, बिजली चली गई, अब ये तो नहीं है ना कि आप डायरेक्ट पीएम के पास चले जाएंगे, है ना, आप डायरेक्ट पीएम के पास तो नहीं जा सकते ना, तो क्या करेंगे आप, अपने एरिया का जो छोटा कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट करेंगे कि ऐसा ऐसा है हमारे घर, हमारे क्या हो रहा है घर पे, हमारे मोहल्ले में इतने दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, जो भी वाटर का जो भी छोटा मोटा जो भी केस होता है ना, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या डायरेक्ट तो वहाँ नहीं चले जाते ना, हम पीएम के पास कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व करी जाए, ये नहीं। तो हम क्या होता है कि स्ट्रक्चर बना होता है कि पहले हम लोकल गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं, है ना, ये सब फेडरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है, कि हमें जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है पहले एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम जाएंगे, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है कि हमारे देश में जितने भी कोई भी नेता आएगा ना, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ ही होगा, है ना, ऐसे नहीं होगा कि कोई किंग आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा कि वोट होंगे, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी, है ना, मेजोरिटी किसकी, वोट की, है ना, जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इसी को बोलते हैं, क्या होता है कि जिसमें चुनाव होता है लोगों द्वारा, तब जाके कोई एक नेता बनता है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है, सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है, इसमें पावर सबकी अलग अलग होती है। अब ये तो नहीं है ना सबकी एक हाथ में सबको दे दी जाए पावर, है ना, तो वो तो फिर अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भूल सकता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर अलग अलग है कि किसकी पावर कितनी है, एग्जीक्यूटिव की पावर कितनी है, लेजिस्लेचर की पावर कितनी है ना, और जुडिशरी की पावर कितनी है, सबको अलग अलग पावर दी गई है। सपोज़ मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मिसयूज कैसे हो सकता है पावर का। एक क्लासरूम है ना, और एक मॉनिटर को मैडम ने बोल दिया कि भाई ये जो भी कोई कुछ करेगा ना तो उसका नाम लिख देना बोर्ड पे, ठीक है। तो भाई किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने ना नाम लिख दिया, क्यों, उनको पनिशमेंट दिलवाने के लिए, एक दुश्मनी निकालने के लिए। तो ये पावर का मिसयूज हुआ ना, कि किसी एक को आपने बना दिया और वो अपनी पावर का फिर मिसयूज करने लग गया, है ना, जो कि है नहीं और एक्चुअल में वो चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे क्या हो गया, एक हाथ में अगर पावर होगी ना तो पावर का मिसयूज तो होना ही होना है, ठीक है। इसलिए क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, सबकी पावर को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। जो ये है ना फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, इनको ना हम अगली वीडियो में एक एक करके बिल्कुल मस्त से सीखेंगे, ठीक है, क्या एक एक करके डिटेल में। फिर आया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जितने भी हम आज आज़ादी से घूम पा रहे हैं, आज़ादी से अपने पैसों को रख पा रहे हैं, ठीक है, सिक्योरली कहीं भी, ठीक है, मतलब राइट टू इक्वालिटी हमारे पास, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर 10 साल से कम के बच्चे या फिर 14 साल से कम के बच्चों को कोई काम करवाता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे राइट्स हैं इनको बताता है क्या, फंडामेंटल राइट्स। फिर क्या था, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो तो अपने धर्म को दिखा सकता है, अपने धर्म के लिए, ठीक है, आवाज़ उठा सकता है। क्या उसको कोई उसको नहीं रोक सकता कि आप क्यों अपने धर्म को इतना वो बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो। और ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है ना कि हिंदू है और वो मुस्लिम बनना चाहता है तो वो भी कर सकता है, अपना कोई भी दूसरा धर्म अडॉप्ट कर सकता है। ये खासियत है इस फीचर की, ठीक है। तो यहाँ तक क्या पढ़ा हमने कि नेपाल कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, डेमोक्रेसी कैसे कंट्री बना, माइनॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और की फीचर इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। और अगली वीडियो में आपको क्या कराऊंगा, इन सभी की डिटेल वीडियो बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके इन सब के बारे में सेपरेशन, जैसे जुडिशियरी होगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, क्या डिफरेंस होता है इनमें, क्या काम होता है इन सब का, ये सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखना जरूर, क्योंकि वो वीडियो का हमारा लास्ट पार्ट होगा, थर्ड पार्ट, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो में मैं यही चाहता हूँ कि ना आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब मैं लॉन्ग वीडियो बना दूँ और अब बताते जाऊँ आप बोर होंगे फालतू में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मेन पर्पज़ क्या है, इस वीडियो से आपको चीज़ों को समझ आना, चीज़ों को समझ आता है तो ही ठीक है, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को बनाने का।
ठीक है। तो क्या करेंगे अगले पार्ट में, जो पार्ट 3 आएगा ना हमारा, उसके अंदर हम इन चीज़ों को करेंगे और हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा इसके, हमारा चैप्टर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा, जो कोई कंसेप्ट आपका छूट गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको दोबारा करवा दूंगा। और आज के लिए क्या था, इतना ही था। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।